आप सभी साथियों का एक बार फिर से मैं आपके अपने YouTube चैनल हिंदी ज्ञान पब्लिकेशन पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हम सामाजिक अध्ययन एसएसटी यानी एसएसटी के हम रीट पात्रता परीक्षा के मॉडल पेपर हैं वो कर रहे हैं। आज हमारा यह 14 नंबर का मॉडल पेपर रहने वाला है और आप सभी को मालूम है कि रीट की पात्रता परीक्षा में अब अधिक दिन है वो नहीं बचे हैं। 27 फरवरी को यह परीक्षा होने जा रही है। तो अब हमें जितना पढ़ लिया है उनको मॉडलों के माध्यम से हम जितने टेस्ट पेपर है वो देश के उतना देते रहे। आप सभी के लिए ये मॉडल पेपर है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। तो आइए हम आज का मॉडल पेपर नंबर 14 है वो शुरू करते हैं। आज का हमारा मॉडल पेपर है, हम सामाजिक अध्ययन को पहले करने वाले हैं और सामाजिक अध्ययन के है वो 60 प्रश्न है वो आएंगे। पहला प्रश्न यानी 91 नंबर का प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से जल निकासी प्रणाली का अभाव पाया गया था? कालीबंगा से, बनावली से, धोलावीरा से या राखी गड्ढी से। हमें यह पूछा है कि जल निकासी प्रणाली का अभाव है वो हमें कहाँ नहीं देखने को मिलता है, क्या कालीबंगा से, बनावली से, धोलावीरा या राखी गड्ढी से। तो हम देखते हैं कि बनावली है, वहाँ से हमें इस प्रकार के प्रमाण है वो नहीं मिलते हैं। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 92 है, भुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी पांडुलिपि भारत के किस स्थान से प्राप्त होती है? भुर्ज वृक्ष की छाल से एक लिपि हुई पांडुलिपि भारत के अंदर कहाँ से हमें प्राप्त मिलती है? कश्मीर से, आंध्र प्रदेश से, मिजोरम से या मध्य प्रदेश से। तो कहाँ से हमें मिलती है? ये कश्मीर से हमें प्राप्त होती है। तो पहला ऑप्शन है इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 93 है, भारत में बीमा के मुख्यतः कितने प्रकार हैं? 3 हैं, 2 हैं, 4 हैं या 5 है? भारत में बीमा के मुख्यतः कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार की बीमा है वो होती है। तो इसका दूसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 94 है, भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में निम्न में से कौन सा कथन है वो सही नहीं है? इनमें से कौन सा कथन है वो भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में हमें पूछा है और वो सही नहीं है। यह सभी प्रकार की करेंसी नोट जारी करता है। यह भारत के शाख बैंक के रूप में कार्य करता है। यह बैंकों का बैंक है। यह विदेशी मुद्रा का विनिमय करता है। तो यह एक करेंसी नोट है वो जारी नहीं करता है। तो इसका पहला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 95 है, सेनफेड स्थापित हुआ था 1 अप्रैल 1993 को, 1 अप्रैल 1983 को, 7 मार्च 1992 को या 1 दिसंबर 1993 को। तो सेनफेड की स्थापना है वो 7 मार्च 1992 को हुई थी। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 96 है, दियावदान के अनुसार बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में कितने बार विद्रोह हुए थे? कितनी बार तक्षशिला के अंदर विद्रोह हुए? 1 बार, 3 बार, 4 बार या 2 बार। तो हमें इसकी जानकारी है वो दियावदान के अनुसार है वो 2 बार विद्रोह हुआ था। इसका चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 97 है, गुप्त काल में महापक्ष पटलक, गुप्त काल के अंदर महापक्ष पटलक के अधिकारी का संबंध किस विभाग से था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लेखा विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था, या युद्ध से प्राप्त तथा हस्तगत की गई संपत्ति का लेखा जोखा रखने वाला था? राजकोष का अधिकारी होता था या सेना का सेनापति होता था? तो यह है लेखा जोखा विभाग होता है उसका सर्वोच्च अधिकारी, उसे हम महापटलिक कहा करते थे। पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 98 है, ठगी अथवा अनुचित व्यापारिक व्यवहार होने पर हमें शिकायत करनी चाहिए? उपभोक्ता संरक्षण में, जिला न्यायालय में, तहसील में या ग्राम पंचायत के अंदर? तो कहाँ पर करनी चाहिए? उपभोक्ता संरक्षण के अंदर करनी चाहिए। प्रश्न नंबर 99 है, पृथ्वीराज चौहान ने 1182 के अंदर महोबा पर अधिकार करके महोबा की उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सबसे पहले ये पूछा जा सकता है कि महोबा पर अधिकार है वो कब किया था? 1882 ईस्वी के अंदर। कदम्बवास को, भुवनमल को या पुंजराय को या आला व उद्दल
जो सेनापति थे उनको। तो ये किसको है वो किया गया था, किसकी महोबा के है वो पुंज राय को किया गया था। तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है। प्रश्न नंबर 16, मध्य एशिया के उत्तर में स्थित कौन सा राज्य बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र, वो भी मध्य एशिया की बात कर रहा है। केतान, कुंची, कारा शहर या तूफान। तो कौन सा था, कुंची है वो मध्य एशिया के अंदर था। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 101 है। चक्रवात की आंख एक विशेषता है। चक्रवात की आंख है वो किसके कहते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात की, प्रति चक्रवात की, उष्णाद्र चक्रवात की या आल्कुडेड वाताग्रह को। तो किसको कहेंगे, तो उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात होते हैं उसे हम चक्रवात की आंख है वो कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 102 है। राजपुताना का प्रथम शासक कौन था जिसने आजीवन अकबर का विरोध किया था। महाराणा प्रताप, रावचंद्र सेन, राव राय सिंह हैं और सवाई जय सिंह। तो ऐसा कौन सा शासक था, रावचंद्र सेन है, आजीवन है वो लड़ते रहे थे। तो प्रथम शासक पूछा है, सबसे पहले रावचंद्र सेन ने लड़ाई शुरू की थी, उसके बाद अकबर आते हैं। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 103 है। निसार नामक तांबे का सिक्का किस मुगल शासकाल के द्वारा चलाया गया था। निसार के नाम से एक तांबे का सिक्का चलाया गया था और वो किस मुगल शासक के द्वारा चलाया गया था। अकबर के द्वारा, शाहजहाँ के द्वारा, जहांगीर के द्वारा या औरंगजेब के द्वारा। तो आप सभी को पता होगा निसार है वो जहांगीर ने तांबे का एक सिक्का वो चलाया था। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 104 है। 1857 की क्रांति को बर्बरता व सभ्यता के बीच युद्ध की संज्ञा है वो किसने दी है। किस विद्वान ने कहा है कि बर्बरता व सभ्यता के बीच का युद्ध हुआ था, 1857 की क्रांति है। तो ये किसने है वो कहा है। टी.आर. होम्स ने, अशोक मेहता ने, बी.डी. सावरकर ने या बेंजामिन डिसरेली ने। तो किसने कहा था, टी.आर. होम्स है, इन्होंने कहा था। पहला ऑप्शन है इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न यानी 105 नंबर का प्रश्न है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस नियंत्रण हेतु कौन सा समझौता हुआ था। मॉन्ट्रियल, क्योटो, वियना या कोपेनहेगन। क्लोरोफ्लोरो है उसके लिए कौन सा हुआ था, क्योटो के अंदर हुआ था। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 106, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा अप्रैल 1916 में होम रूल लीग की स्थापना है वो कहाँ पर की थी। किसकी स्थापना बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1916 के अंदर होम रूल की स्थापना है वो कहाँ पर की थी। बम्बई में, कलकत्ता में, बेलगाम में या लखनऊ में। तो बेलगाम के अंदर है होम रूल की स्थापना है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1916 के अंदर है वो की गई थी। तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 107 है। भारतीय संविधान की संप सूची में संघ सूची की बात हो रही है। संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी है। संघ सूची के अंदर विषयों की संख्या कितनी, 97 है, 66 है, 47 है या 100 है। तो 97 विषय है वो संघ सूची के अंदर आते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 108 है। भारत गणराज्य है क्योंकि भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है, प्रधानमंत्री सर्वोच्च पदाधिकारी होता है, भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है, राष्ट्रपति वंशानुगत न होकर के निर्वाचित है वो होता है। तो ये एक इसका वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसकी जो विशेषता है यानी राष्ट्रपति यहाँ का निर्वाचित होता है, वंशानुगत नहीं होता है, गणराज्य है। तो चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 109 है। शोषण के विरुद्ध अधिकार में शामिल है मानव के दुर्व्यवहार और बलात् श्रम का प्रतिषेध, अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा करना, कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिनिषेध करना। ए व सी दोनों सही है। तो इसके अंदर कौन सा होगा, अल्पसंख्यकों की भाषा, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, दुर्व्यवहार, मानव बलात् श्रम। इसका दूसरा और तीसरा यानी डी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष जिसका नाम मीरा कुमारी थी, यह कार्यकाल इसका कार्यकाल है, यह किस कार्यकाल की अध्यक्ष रही है। वर्ष 2014 से 2019 तक, वर्ष 2004 से 2009 तक, वर्ष 2009 से 2014 तक या वर्ष 1991 से 1996 तक। तो वर्ष 2009 से वर्ष 2014 तक मीरा कुमारी है वो रही है। मीरा कुमारी लोकसभा अध्यक्ष है वो रही है। तो इसका तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 111 है।
17वीं लोकसभा 2019 में राजस्थान से कितनी महिलाएं प्रत्याशी विजय रही? यहाँ पर 17वीं 2019 के बाद 18वीं लोकसभा ऐसे भी आ सकता है। 5वीं 5, 3, 7 या 9 कितनी महिलाएं हैं वो रही थी? तो 3 महिलाएं हैं वो विजय रही थी। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 112 है, 2 बार लोकसभा अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने वाले राष्ट्रपति कौन बने थे? कौन है? 2 बार लोकसभा अध्यक्ष से त्यागपत्र है वो दिया गया था। वीवी गिरी, फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जेल सिंह। तो 2 बार है वो फखरुद्दीन अली के द्वारा है वो देकर के राष्ट्रपति है बने थे। राष्ट्रपति पद के लिए इन्होंने है वो दिया था त्यागपत्र। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 113 है, निम्नलिखित में से कौन सी निधि प्रधानमंत्री के अधीन होती है? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष, प्रधानमंत्री रक्षा कोष, लोक कला संवर्धन के लिए प्रधानमंत्री कोष, उपरोक्त सभी। तो प्रधानमंत्री के पास ये सभी प्रकार की समितियां हैं वो आती है। तो इस प्रकार उपरोक्त सभी, इसका डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। चौथा ऑप्शन प्रश्न नंबर 114 है, संसद के संयुक्त अधिवेशन को आहत करता है प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति या सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश? तो राष्ट्रपति होता है वो संयुक्त रूप से अधिवेशन का आहत करता है। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 115 है, निम्नलिखित में से किस राज्यपाल के समय राजस्थान में राष्ट्रपति शासन है वो नहीं लगा था? डॉक्टर संपूर्णानंद के द्वारा, देवपाल त्यागी, रघुकुल तिलक या दरबारा सिंह के द्वारा? तो ये दरबारा सिंह हैं, इनके समय है वो नहीं लगा था। चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 116 है, मुख्यमंत्री पद हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? मुख्यमंत्री के लिए 30 वर्ष, 40 वर्ष, 35 वर्ष या 25 वर्ष? तो मुख्यमंत्री के लिए कम से कम 35 वर्ष है वो होना चाहिए। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 117 है, वायु दाब में अचानक आने वाली कमी निम्न में से किसका सूचक होती है? अचानक अगर कोई कमी आती है वायु दाब के अंदर, वो किसका सूचक होती है? स्वच्छ मौसम का, तूफानी मौसम का, अत्यधिक शीत मौसम का या वर्षा मौसम का? तो अचानक होती है तो वो स्वच्छ मौसम का है वो होती है। तो पहला ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 118 है, वह देशांतर को पार कर एक देशांतर को पार करने में 2 स्थान के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है? यानी एक देशांतर चलती है, इनके मध्य है वो कितने डिग्री का है वो होता है? इनके मध्य 8 मिनट का समय लगता है, 4 मिनट का समय लगता है, 2 मिनट का या 0 मिनट का? तो इसके अंदर है दोनों के मध्य, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के मध्य जाते हैं तो 4 मिनट का समय है वो लगता है। कितना समय है वो लगता है? इसके अंदर वायु दाब में अचानक फैलती है तो इसके अंदर हमने स्वच्छ मौसम कर दिया था, ये गलत है। तूफान का मौसम होता है, दूसरा ऑप्शन सही होगा। माफ़ी चाहूँगा मैं आपसे। प्रश्न नंबर 119 है, यह अक्षांश रेखा विश्व पर सदैव दिन रात की अवधि समान रहती है किसके ऊपर? वो मध्य रेखा के ऊपर, कर्क रेखा के ऊपर, मकर रेखा के ऊपर या हिज रेखा के ऊपर? तो कहाँ पर है वो रहती है? तो भूमध्य रेखा है, वहाँ पर दिन और रात है वो समान सदैव रहते हैं। पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 120 है, मेवाड़ का वह शासक जिसके समय आहड़ की ख्याति पारिक कस्बे के रूप में थी? बप्पा रावल के समय, रावल रतन सिंह के समय, अल्हट के समय या रण सिंह के? मेवाड़ के वह शासक जिसके आहड़ की ख्याति पारिक कस्बे के रूप में आहड़ की ख्याति है वो पारिक कस्बे के रूप में थी। तो ये अल्हट के समय थी। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 121 है, वह शासक जिसने मुगल शासक जहांगीर के समक्ष मांडू में उपस्थित होकर के बांसवाड़ा को मेवाड़ से स्वतंत्र करवा लिया था? जगमालक के, समर सिंह ने, उमेर सिंह ने या इनमें से कोई नहीं? तो समर सिंह हैं, इन्होंने अलग शासक है वो बनवा लिया था। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 122 है, मृदा निर्माण के कारक होते हैं? जनक सेल का स्वरूप होता है, जलवायु कारक होते हैं, स्थलाकृति होती है, उपयुक्त में से ये सभी गुण हैं वो मिलकर के मृदा निर्माण है वो करते हैं। तो चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 123 है, आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड किसे कहा जाता है? मेरुदंड है किसे कहा जाता है? मेरुदंड किसे कहा जाता है? इस्पात को, रेशम को, ऊन को या पेट्रोलियम को? तो किसको है वो कहा जाता है? इस्पात है, इसे कहा जाता है आधुनिक उद्योग का मेरुदंड है वो कहा जाता है। पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 124 है, फूलों की कृषि कहलाती है? इक फार्मिंग,
कारखाना कृषि, मिश्रित कृषि या फूलों उत्पादन। तो जो फूलों की कृषि होती है वो इक फार्मिंग कहलाती है। तो पहला ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 125 है, झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक रहा है? झारखंड में एक कोडरमा स्थान है, वह किस खनिज का अग्रणी रहा है? लोहेस का, तांबे का, बॉक्साइट का या अभ्रक का? इनमें से किसका है वो रहा है? लोहेस, तांबा या बॉक्साइट या अल्वर का? तो किसका रहा है? अभ्रक का है वो रहा है। चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 126 है, जहाँ मिट्टी का प्रतिवर्ष प्राकृतिक नवीनीकरण होता है वह है खादर मैदान, भाबर मैदान, बांगर मैदान या तराई मैदान। तो जहाँ पर मिट्टी है वो प्राकृतिक रूप से नवीनीकरण का कार्य करती है, वह किस प्रकार की है वो मिट्टी होती है? तो वह एक प्रकार का खादी वस्त्र है, खादर प्रदेश के अंदर है। अतः हम इस प्रकार से रख सकते हैं कि खादर है, खादी के कोट हैं वो हमेशा सर्दियों के दिन प्रतिवर्ष है वो सिमे जाते हैं, हम पहनते हैं। तो इस प्रकार इसका पहला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 127 है, मेवाड़ के किस शासक ने विश्ववल्लभ नाम से वृक्ष आयु विज्ञान ग्रंथ की रचना करवाई थी? राणा सांघा ने, विश्ववल्लभ के नाम से विश्ववल्लभ, राणा सांघा ने, राणा कुंभा ने, राणा प्रताप ने या अमर सिंह प्रथम ने? तो किसने करवाई थी? राणा प्रताप के द्वारा करवाई गई थी। तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 128 है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? 8 से, 7 से, 6 से या 5 से? तो कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? 5 राज्यों से होकर के वह रेखा है वो गुजरती है। तो इसका ऑप्शन है वो चौथा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 129 है, निम्नलिखित संघ शासित राज्यों में स्त्री साक्षरता वर्ष 2011 जनगणना के अनुसार उत्तम है? लक्षद्वीप, पुडुचेरी, चंडीगढ़, दमन एवं दादर नगर हवेली। क्या पूछा हमने? संघ शासित क्षेत्रों में, संघ शासित जो राज्य हैं उनमें स्त्री साक्षरता 2011 की जनगणना के हिसाब से पूछा है। तो वहाँ पर लक्षद्वीप है, इसका उत्तम दिन है वो पाई गई है। तो पहला ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 130 है, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग के अंदर यानी उत्तर से लेकर के उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम के अंदर है वो कहाँ पर आकर के दोनों है वो कहाँ पर आकर के मिलते हैं? वाराणसी में, झांसी में, कानपुर में या लखनऊ में? तो कहाँ पर आकर के मिलते हैं? झांसी के अंदर है वो मिलते हैं। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 131 है, राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार है? अरावली का, हड़ौती पठार का, मरुस्थली प्रदेश का या पुरु का मैदान का? तो राजस्थान के अंदर भौतिक प्रदेश का सबसे ज़्यादा विस्तार है वो हमें मरुस्थलीय मैदान है, इसका देखने को मिलता है। लगभग 60% भाग है वो यहाँ पर है। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 132 है, निम्न में से कौन सी नदी लूनी नदी की सहायक नदी नहीं है? इनमें से कौन सी नदी है वो लूनी नदी की सहायक नदी नहीं है? सांगी नदी, बाड़ी, लेलड़ी या खरी? तो किस नदी की लूनी की सहायक नदी है वो खरी नदी नहीं है, खारी नदी है वो इसकी सहायक नदी। तो चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 133 है, मसालों की उत्पादन राजस्थान में सर्वाधिक किस जिले के अंदर होती है? मसाले सबसे ज़्यादा राजस्थान में कहाँ पर होते हैं? कोटा में, उदयपुर में, जयपुर में या जोधपुर में? सबसे ज़्यादा है कोटा के अंदर मसाले का उत्पादन है वो होता है। तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 134 है, राजस्थान में लिग्नाइट गैसीकरण पर आधारित परियोजना कौन सी है? अंता, रामगढ़, मथानिया या गरल? किसकी बात कर रहा है? राजस्थान के अंदर जो लिग्नाइट गैसीकरण है इससे हमें यह प्रश्न है वो पूछा गया है। तो गरल है वो है। तो चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 135 है, राजस्थान में झामर कोटड़ा क्षेत्र में कौन सा खनिज निकाला गया? झामर कोटड़ा एक महत्वपूर्ण स्थान है। झामर कोटड़ा के अंदर कौन सा स्थल है वो कौन से खनिज का है? अभ्रक का है, रॉक फास्फेट का है, चांदी का है या लोहा ऐश का है? तो रॉक फास्फेट है वो झामर कोटड़ा से हमें मिलती है। कहाँ से हमें मिलती है? झामर कोटड़ा से है वो निकाली गई है। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 136 है, चांद, नीलगिरी, राव रडमल, राव रिडीमल, गोगा चौहान, मीरा मंगल आदि ख्यालों के रत्नाकार कौन है? आगे ख्यालों के जो रत्नाकार हैं वो कौन है? लच्छी राम, उगमा राम, नानू राम या हमीद बेग? इसके जो रचनाकार हैं वो लच्छी राम जी हैं।
तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 137 है, दशहरा पर्व मनाया जाता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को, आश्विन शुक्ल दशमी को, श्रावण शुक्ल दशमी को या कार्तिक शुक्ल दशमी को। कार्तिक शुक्ल दशमी को दशहरा पर्व है वो कब मनाया जाता है? तो सावन आश्विन शुक्ल दशमी को मनाया जाता है, आश्विन शुक्ल दशमी को। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 138 है, जयपुर में ब्लू पोट्री निर्माण की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? जयपुर के अंदर ब्लू पोट्री की है। एक ब्लू पोट्री कहाँ पर है? आप उत्तर कमेंट बॉक्स के अंदर, एक तो ब्लू पोट्री है और एक है ब्लैक पोट्री। ब्लैक पोट्री ये कहाँ पर है, इसका आप है वो हमें कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर लिख करके भेजिए। स्वाई जय सिंह हैं, स्वाई प्रताप सिंह हैं, महाराजा मान सिंह प्रथम या महाराजा राम सिंह हैं। तो महाराजा राम सिंह के काल के अंदर जयपुर के अंदर इसकी शासनकाल के अंदर शुरुआत है वो हुई थी। तो चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 139 है, निम्न में से कौन सा दुर्ग है सोनारगढ़, कौन सा दुर्ग सोनगढ़ के नाम से प्रसिद्ध है? जैसलमेर दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, जालौर दुर्ग या जोधपुर दुर्ग। किस नाम से? सोनगढ़ के नाम से है। वो कौन सा दुर्ग है? वो है तो जोधपुर का दुर्ग है वो सोनगढ़ दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 140 है, बोल्शेविक समझौते का संबंध राजस्थान के किस आंदोलन से है? बेंगू किसान आंदोलन से, बूंदी किसान आंदोलन से या बिजोलिया किसान आंदोलन से या अलवर किसान आंदोलन से? बोल्शेविक है वो बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित रहा है। बेंगू के अंदर जो महाराजा थे अजीत सिंह, इन्होंने और किसानों के मध्य है एक समझौता हुआ था। उस समझौते को उन्होंने बाद में निरस्त करके बोल्शेविक समझौता नाम दिया गया और शासन काल को नज़रबंद है वो करके रखा गया था। तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 141 है, सामाजिक अध्ययन की पाठ्यचर्या निर्माण का सिद्धांत है वो नहीं है? उपयोगिता का सिद्धांत, लचीलेपन का सिद्धांत, क्रिया का सिद्धांत या रूढ़िवादी सिद्धांत? तो कौन सा सिद्धांत है वो नहीं होता है? रूढ़िवादी सिद्धांत है वो सामाजिक अध्ययन के अंदर है वो नहीं होता है। तो चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 142 है, सामाजिक अध्ययन में निम्न में से किस तथ्य का अध्ययन है वो किया जाता है? किस तथ्य का अध्ययन किया जाता है? मानवीय संबंधों का, समाज संबंधी का, नागरिकों की शिक्षा का या उपयुक्त सभी का? तो सामाजिक अध्ययन के अंदर हम किन तथ्यों का अध्ययन है वो करते हैं? तो हम मानव संबंधों का भी करते हैं, सामाजिक संबंधी तथ्यों का भी करते हैं और शिक्षा के संबंधित नागरिकों की। इस प्रकार चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 143 है, सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ किसका ज्ञान होना चाहिए? शिक्षा के उद्देश्यों का, बिल्कुल सही है। शिक्षक की तकनीकों का होना चाहिए, शिक्षण की तकनीकी हैं, शिक्षण की विधियों का होना चाहिए, उपयुक्त सभी का है होना चाहिए। इस प्रकार चौथा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 144 है, नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है अनुभव एवं नवीन अर्थ ढूंढने से, ज्ञान के स्थानांतरण से, रटने की प्रक्रिया से, इनमें से कोई नहीं। तो अनुभव एवं नवीन अर्थ हम जिसको ढूंढते हुए चलेंगे उनके हम नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है। चौथा ऑप्शन पहला ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 145 है, अधिगम के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थिति कौन सी होती है? स्पष्ट शैक्षिक उद्देश्यों की, सर्वदर्शी सामग्री का उपयोग करके, अध्यापक का संप्रेषण करके, कक्षा का वातावरण करके। तो कक्षा के वातावरण का है वो करते हुए हम महत्वपूर्ण है स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं अधिगम के लिए। तो चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 146 है, निम्न में से क्या एक प्रभावी प्रशंसा के रूप में अध्यापक के लिए कार्य करेगा? जब विद्यार्थी अपने व्यवहार को नियंत्रण नहीं कर पाते तो उन्हें सकारात्मक व्यवहार समर्थन प्रदान करना चाहिए। कैसा करना? सकारात्मक व्यवहार प्रदर्शन करना चाहिए। विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं अथवा निष्पादन महत्व का सूचना प्रदान करनी चाहिए। विद्यार्थियों के अवधान को उनके कार्यों से संबंधित व्यवहार केंद्रित करना चाहिए। विद्यार्थियों के वर्तमान कार्य निष्पादन को उनके समूह के रूप में समूह के अन्य विद्यार्थियों के संदर्भ में वर्णित करना चाहिए। तो क्या है? प्रभावी प्रशंसा है अध्यापक किस लिए कार्य करेगा? क्योंकि विद्यार्थी उनकी योग्यता के हिसाब से उन निष्पादन में महत्वपूर्ण सूचना देता है। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 147 है, शिक्षण प्रतिमान में कौन कौन से तत्व हैं? लक्ष्य एवं उद्देश्य आते हैं, उद्देश्य एवं सूचना संरचना आती है, सामाजिक प्रणाली एवं मूल्यांकन आते हैं, उपयुक्त सभी। तो इसके अंदर उपयुक्त सभी है वो आते हैं। तो चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 148 है, अधिगम की दृष्टि से सर्वोत्तम शिक्षण सामग्री है? छात्र निर्मित होनी चाहिए, अध्यापक निर्मित होनी चाहिए, बाजार में उपलब्ध होनी चाहिए या पाठ्य पुस्तक में दी गई सामग्री होनी चाहिए? जो छात्रों के द्वारा निर्मित होती है वो अधिगम के लिए सबसे उत्तम शिक्षण सामग्री मानी जाती है। तो पहला ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 149 है, करके सीखना
किस विधि पर आधारित है। करके सीखना है वो किस विधि के ऊपर आधारित है, व्याख्यान विधि के ऊपर, प्रयोजना विधि के ऊपर, प्रयोगशाला विधि के ऊपर या प्रदर्शन विधि के ऊपर। तो करके सीखना, प्रयोगशाला के अंदर हम कार्य है वो कर करके सीखते हैं, तो दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, प्रयोजना विधि। प्रश्न नंबर 150 है, आदर्श मूल्यांकन का मानदंड है नहीं हो सकता, विषयानुकूलता, वस्तुनिष्ठता, संभाव्यता या विश्वसनीयता। तो आदर्श मूल्यांकन है उसका मानदंड है वो कौन सा नहीं हो सकता है, तो संभाव्यता है वो नहीं रखी जा सकती। विषयानुकूल होना चाहिए, वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए, लेकिन संभाव्यता यह नहीं होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। हम मनोविज्ञान के 30 प्रश्न हैं वो करने वाले हैं। आप सभी को एक सहर्ष खुशी होगी कि हमने आप सभी के लिए जितनी भी 2024 से पूर्व के अंदर परीक्षाएं हुई हैं उनका हम राजस्थान इतिहास है, राजस्थान इतिहास से संबंधित है वो प्रश्नोत्तरी है वो शुरू करी है, आप उसका लाभ है उठा सकते हैं। प्रश्न है मनोविज्ञान है, उसका प्रश्न निम्न में से कौन सी सामाजिक रूप से वंचित बालक की समस्या नहीं है। हाँ और नहीं को हमें गोला कर लेना है। रहने के लिए स्वस्थ परिवेश होना चाहिए, विद्यालय में पक्षपातपूर्ण वातावरण का सामना करना, सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव, सृजनशीलता को पोषित करने में अवसर ना मिलना। रहने में क्या सामाजिक बालक की एक समस्या नहीं है, तो रहने के लिए स्वास्थ्य परिवेश है, ये इस प्रकार की समस्या के अंदर है वो नहीं आती है। अगला प्रश्न है वो यह है प्रश्न नंबर दूसरा है, NCF 2005 बल देती है किसके ऊपर, समस्या हल करने पर, करके सीखने पर, रटने पर या उपरोक्त सभी। तो करके सीखने के ऊपर है ये बल। NCF 2005 का प्रमुख है वो लक्ष्य यही है NCF 2005 का। दूसरा ऑप्शन सही हो गया। प्रश्न नंबर 103 है, बहिर्मुखी विद्यार्थी अंतर्मुखी विद्यार्थियों से किस विशेषता के आधार पर भिन्न होता है। बोलने की अपेक्षा लिखने में बेहतर होते हैं, मजबूत भावनाएं, पसंदगी और नापसंदगी, मन परेशान होने की अपेक्षा अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है, अपने बौद्धिक कार्यों में डूबा रहता है। बहिर्मुखी व्यक्ति है अंतर्मुखी व्यक्ति से किस प्रकार है वो अलग होता है, ये हमें इसके अंदर पूछा है। तो मन परेशान होने की अपेक्षा अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है, बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 104 है, जब पूर्व का अधिगम नवीन परिस्थितियों में सीखने पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है या डालता है, यह कहलाता है समस्या समाधान। अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण, अधिगम का शून्य स्थानांतरण, अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण। जब किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य है वो दूसरे क्षेत्र के अंदर प्रभाव है वो नहीं दिखाता है तो शून्य स्थानांतरण होता है। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है, मानसिक आयु की अवधारणा विकसित की गई थी। किसने मानसिक आयु है वो अवधारणा विकसित की थी, स्टर ने, बिने ने या केटल ने। तो बिने ने मानसिक अवधारणा है वो प्रस्तुत की थी। तीसरा ऑप्शन इसका सही हो गया। प्रश्न नंबर 106 है, प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित युक्तियों में से कौन सी रसात्मक युक्ति है, संरक्षात्मक युक्ति है वो नहीं है। क्षतिपूर्ति, तदात्मीय है, औचित्य स्थापना या साहचर्या। तो इसके अंदर कौन सी है वो रक्षा तंत्र की है वो नहीं आती है, तो साहचर्या है वो नहीं आती है। अन्य तीनों हैं वो इसके अंदर आती हैं, एक है वो नहीं आती है। तो चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है, विकास के संबंध में कौन सा कथन है वो गलत है। विकास रेखीय होता है, विकास पूर्वानुमेय होता है, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। तो विकास है एक रेखीय नहीं होता है, तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्पेंगर के द्वारा बताए गए व्यक्तित्व के प्रकार नहीं है। स्पेंगर ने कौन से प्रकार है वो नहीं बताए, इनमें से सुडोलकाय, सिद्धांतिकाय, कलात्मक व सामाजिक। स्पेंगर के द्वारा कौन सा है वो नहीं बताया गया है, तो सुडोलकाय है वो इन्होंने नहीं बताया है, तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है, व्यक्तित्व समायोजन की प्रत्यक्ष विधि कौन सी है। बाधा निराकरण, प्रक्षेपण, शोधन या प्रतिगमन की ओर चलना। तो प्रक्षेपण है वो एक प्रकार से प्रत्यक्ष विधि है वो होती है, तो दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित को सुमेलित करना एक तरफ बुद्धि के सिद्धांत है, दूसरी तरफ उसके विचारक यानी देने वाले हैं। एक कारक का सिद्धांत किसने दिया था, बहु तत्व का सिद्धांत किसने दिया था, समूह तत्व का सिद्धांत और त्रियामी सिद्धांत ये किसने दी थी। एक तरफ हम विद्वान दे रखे हैं, गिलफोर्ड ने, बिने ने, थॉर्नडाइक ने और थ्रस्टन ने। तो एक कारक का सिद्धांत है वो बिने के द्वारा दिया गया, तो पहले में 2 हो जाएगा, पहले के अंदर 2 हो जाएगा। बहुकारक का सिद्धांत है वो थॉर्नडाइक के द्वारा है वो प्रस्तुत किया था, तो 3 हो जाएगा। समूह कारक का सिद्धांत थ्रस्टन के द्वारा दिया गया था,
और त्रिआयामी सिद्धांत गिलफोर्ड की 3D थ्योरी है, इसे हम कहते हैं। तो 3-1-3-4-1 जिसमें है आप उसको मिला लीजिए। तो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11 है, प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता प्रदान करता है। बिल्कुल सही है। बच्चों को अनुशासित बनाए रखने में सहायता करता है। परीक्षा प्रणाली में उन्नति होती है। यह बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीका बन जाता है। तो इसका पहला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। व्यवहार समझने के लिए शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका है, वो मनोविज्ञान निभाता है। तो पहला ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है, एक 12 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 10 वर्ष है, वह किस श्रेणी में आएगा? औसत में आएगा, मंद बुद्धि में आएगा, प्रतिभाशाली या जड़ है वो आएगा। तो यह 12 वर्ष का बालक है, उसकी बुद्धि लब्धि है वो 10 है। तो वह किस प्रकार के अंदर है, किस प्रकार की है वो आएगा? तो हमें इसके अंदर है वो मंद बुद्धि है वो आएगा। आप इस सूत्र से है वो निकाल सकते हो। 5, 6 और 3 50। तब आप इसका है निकालेंगे तो करीब 8 पॉइंट कुछ 3 है वो आ रहा है। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है, अधिगम को प्रभावित करने वाले व्यक्तिगत कारक कौन कौन से होते हैं? अध्यापक होता है, संचार के साधन होते हैं, परिपक्वता एवं आयु होती है, समवयस्क समूह के सदस्य यानी समवयस्क है वो समूह है होता है। तो इसके अंदर कौन सा हो जाएगा? किसके अधिगम को प्रभावित करने वाले व्यक्तिगत कारकों की बात करें तो आयु और परिपक्वता है वो होते हैं, परिपक्वता। तो तीसरा ऑप्शन इसके अंदर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 है, एक छोटे कद की लड़की ऊंची हड्डी की सैंडल पहन करके लंबी दिखना चाहती है, उनमें उसने किस रक्षा युक्ति का प्रयोग किया है? क्षतिपूर्तिकरण, दमन करना, उत्क्रमण या औचित्य स्थापन। तो किसी भी एक क्षेत्र की कमी को दूसरे क्षेत्र में पूरा कर लेना है, वो किस सिद्धांत के अंदर है वो आता है? जैसे एक छोटे कद की लड़की है, वो अपने दोनों पैरों के अंदर है वो सैंडल है पैर करके ऊंचा प्रदर्शित कर रही है, तो यानी क्षतिपूर्तिकरण उसने कर लिया है। तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 है, सामाजिक नियमों व कानूनों के विरुद्ध व्यवहार करने वाला बालक क्या कहलाता है? मंदबुद्धि बालक, बाल अपराधी बालक, पिछड़ा बालक या जड़ बुद्धि बालक। तो जो अपराध का कार्य करता है, कानूनों के विरोध कार्य करता है, उसे हम बाल अपराधी श्रेणी के अंदर रखेंगे। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि शिक्षार्थी हमेशा समूह में ही बेहतर ढंग से सीखते हैं। इससे प्रत्येक विद्यार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षक को बेहतर अवसर मिलते हैं। बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम में ऐसा बताया गया है। तो क्या पूछा इन्हें? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंदर व्यक्तिगत रूप से ध्यान दिया जाए किसी के ऊपर, तो वो किस के अंदर आएगा? तो ये बच्चों के विकास दर से भिन्न होती है। प्रत्येक बच्चे की विकास है भिन्न होती है, उन तरीके भी अलग अलग अपनाने चाहिए। तो तीसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 है, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी के लिए अधिगम अक्षमता को कौशल के रूप में विकास करना, प्रगति के निरीक्षण करने की आवश्यकताएं, शिक्षक को पहल करनी चाहिए और समस्या समाधान में मुख्य भूमिका निभानी चाहिए। शिक्षक को अनुकूलन करना चाहिए, तो शिक्षक को पहल करनी चाहिए और समस्या समाधान की मुख्य भूमिका है वो निभानी चाहिए, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की है। तो तीसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 है, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए निम्न में से कौन सी व्यूह रचना कार्य करेगी? स्व अध्ययन के अवसर प्रदान करना, सहायता के लिए बाहर से संसाधनों को प्राप्त करना, विद्यार्थियों को लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना, कार्यों को मूर्त रूप में समझाना। मानसिक रूप से जो पिछड़ गए हैं बालक हैं उनकी व्यूह रचना हम किस प्रकार से, तो जो कार्य है उनको सामने रख करके यानी मूर्त रूप से हम उसको प्रदर्शित करेंगे। तो चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 है, एक बालक अनुपयोगी वस्तुओं से कलात्मक नवीन वस्तुएं बनाता है, यह दर्शाता है कुशलता को, दार्शनिकता को या प्रतिभाशीलता को या सृजनशीलता को। तो किसको है वो दर्शाता है? एक भूमि में अनुपयोगी कार्य करते हैं, वस्तु को सृजनशील कार्य है वो कर रहा है। तो चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 है, उपलब्धि प्रेरणा पर किन लोगों के द्वारा काम किया गया था? उपलब्धि प्रेरणा के ऊपर मेस्लो, मैकडूगल ने, मिलर व होलार्ड ने, मैकलीलैंड व एंटकिंसन ने या फ्राइड एवं जुंग ने। तो किसने किया था? मैकडूगल और एंटिमन है, इन्होंने इसके ऊपर प्रयोग किया था। किसके ऊपर? अभिप्रेरणा के ऊपर है वो प्रयोग है, वो क्या था? एंटिकिंसन और मैकडूगल। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 है,
निम्न में से जन्मजात अभिप्रेरक कौन सा है? खेलना, निद्रा, प्रशंसा और क्रोध। तो नींद लेना है वो एक प्रकार से जन्मजात अभिप्रेरक के अंदर आता है। दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 है, जब एक क्षेत्र का अधिगम दूसरे क्षेत्र अधिगम की सहायता करता हो वह क्या कहलाता है? अधिगम शून्य स्थानांतरण किसी के क्षेत्र में काम नहीं आता हो, यह हो गया गलत हो गया। अधिगम धनात्मक होता है, बिल्कुल से अधिगम ऋणात्मक होता है, ऋण की हानि अधिगम पर। तो दूसरा ऑप्शन है इसका सही हो जाएगा, धनात्मक रूप से कार्य काम आ रहा है। प्रश्न नंबर 23 है, सीखने से संबंधित तथ्य निम्नलिखित में से सही नहीं है। सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सीखना व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक होती है। सीखना केवल विद्यालय में होता है। सीखना व्यवहार में परिवर्तन है। सीखना केवल विद्यालय में होता है, यह ऑप्शन है वो गलत हो गया। कहीं भी सीख सकते हैं, केवल विद्यालय के अंदर ही सीखा नहीं जाता है। तो तीसरा ऑप्शन है वो सही हो गया। प्रश्न नंबर 124 है, पठन से संबंधित विकार है, पढ़ने से संबंधित विकार है वो पूछा है। पठलेक्सिया, डिसलेक्सिया, अलेक्सिया या डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया है वो जोड़ से संबंधित है, वो होती है अलेक्सिया बोलने से, और डिसलेक्सिया है वो पढ़ने से संबंधित है। दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 है, नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम है। ये किसने कहा था? क्रो ने, कॉलसेनिक ने, या वुडवर्थ ने, या बोरिंग ने। तो नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करना है वो वुडवर्थ ने कहा था। तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 है, आप कक्षा में पढ़ा रहे हैं, आपकी कक्षा में एक बच्चा प्राय चुप रहता है तो आप क्या करेंगे? उस बच्चे को कक्षा से बाहर निकाल देंगे, बिल्कुल गलत बात है। उसके माता पिता को शिकायत करेंगे, ये भी गलत है। उसको किसी अच्छे मनोवैज्ञानिक के पास है वो भेजेंगे। उसको चुप रहने के कारण को जानने का प्रयास है वो हम करेंगे। तो उसके चुप क्यों रह रहा है इसके कारण को जानने का प्रयास हम करेंगे। तो चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 है, उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षक को क्रियात्मक शोध का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि वे इसके माध्यम से बच्चों की समस्या की पहचान कर सुधार करने का कौशल विकसित कर पाएंगे। शोध करने के कौशल विकसित कर पाएंगे, बच्चों को प्रभावी ढंग से पढ़ा पाएंगे, बच्चा स्वयं विकास कर पाएगा। तो प्राथमिक स्तर पर शिक्षक क्रियात्मक अनुसंधान का ज्ञान होना क्यों आवश्यक है? क्योंकि वह विद्यार्थियों को इसके माध्यम से उसकी समस्याओं का पहचान करने की सुधार कौशल का विकास है वो कर सकेंगे। तो पहला ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 है, आदतों के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? शिक्षक की होती है, अभिभावक की होती है, सहपाठी की होती है? तो आदत तो है वो सभी के द्वारा है वो प्राप्त की जा सकती है। तो चौथा ऑप्शन इसका उपयुक्त सभी वाला सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 ने 6 से 14 वर्ष की आयु के विद्यार्थियों कभी न कभी अथवा विद्यालय शिक्षा अधूरी छोड़ने वाले बच्चों की शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ने हेतु अलग से शिक्षक नियुक्त करने की बात कही है, या विशेष पाठ्यक्रम लागू करने पर जोर दिया गया है, या फिर विशेष प्रशिक्षण लागू करने पर जोर दिया गया है, या अलग से विद्यालय खोलने की बात है वो कही गई है। तो इसके अंदर हम विशेष प्रशिक्षण देने के लिए जोर दिया गया है। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 है, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है किसके ऊपर? भाषा के नियमों के ज्ञान के ऊपर, समय व अवधि के ऊपर, उपचारात्मक शिक्षण सामग्री पर, समस्याओं के कारणों की पहचान करने के ऊपर। तो उपचारात्मक शिक्षण है वो समस्याओं की जो पहचान होती है उसके ऊपर निर्धारित सबसे ज़्यादा, यानी चौथा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर यानी अब भाषा, हिंदी भाषा प्रथम भाषा हमने हिंदी है उसका चुनाव किया, उसके हम 30% है वो करने वाले हैं बच्चों में। प्रश्न नंबर 31 है, बच्चों में विकास की भाषा प्रयोग की क्षमता अपरिपक्व है, इसका कारण हो सकती है। क्या कारण हो सकता है? भाषा अधिगम में अरुचि, समृद्ध भाषाई प्रवेश का अभाव होना, शारीरिक उपयुक्त सभी। तो किस कारण से हो सकता है? तो उपयुक्त सभी यानी चौथा ऑप्शन है वो होता है। प्रश्न नंबर 32 है, बच्चे अपना स्वयं का सामाजिक रूप से रचित भाषा तंत्र विकसित कर लेते हैं। यह कथन किसका? प्रेसी का, चोमस्की का, वाइगोत्स्की का, या जीन पियाजे का? तो किसका कथन है? वाइगोत्स्की ने कहा है कि व्यक्ति सामाजिक तंत्र के अंदर रह करके अपनी भाषा कौशल है उसकी स्वर तंत्रियाँ उसका विकास है वो परिपूर्ण रूप से कर लेता है। तो इसका तीसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33 है, भाषा शिक्षक विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमता के अनुसार पाठ्य विषय का चयन करता है या पालन करता है। ज्ञात से ज्ञात की ओर, निश्चित से अनिश्चित की ओर, आगमन से निगमन की ओर, विशेष से सामान्य की ओर। क्या इन्होंने कहा कि बौद्धिक क्षमता पाठ यानी पाठ अनुसार पाठ विषय का चयन है वो किस प्रकार से है वो करता है? तो ये निश्चित से अनिश्चित की ओर चलता है। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34 है,
प्रश्न नंबर 34 है, माध्यमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य बच्चों को अक्षरों की बनावट के प्रति सचेत करना, सहज अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान करना, मातृभाषा की लिपि की पहचान करवाना, व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करवाना। व्याकरण नियमों को कंठस्थ हम प्राथमिक स्तर के ऊपर है, वो करवाने के लिए नहीं कह सकते। तो हम अभिव्यक्ति का विकास है, वो सहज अभिव्यक्ति का विकास करने के उद्देश्यों का है, वो करेंगे। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35 है, मौखिक अभिव्यक्ति में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है वो नहीं है। मौखिक अभिव्यक्ति की बात कर रहा है और नहीं है, ये पूछा है। सर्वमान्य भाषा, मधुरता, श्रोताओं के अनुकूल भाषा, प्रभाव उत्पादकता के लिए बनावटी बोली का प्रयोग करना। देख, श्रोताओं के लिए अनुकूल भाषा है, इसका उपयोग है, जरूरी नहीं कि वो कर रहा हो, बिल्कुल करेगा। प्रभाव उत्पादक के लिए बनावटी भाषा का उपयोग नहीं करेगा, सॉरी दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन नहीं, इसका चौथा ऑप्शन हमें सब जल्दबाजी है, वो नहीं करनी है। बनावटी भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता प्रभाव उत्पादक के लिए, तो चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36 है, विद्यार्थियों की समृद्ध भाषा सहायक होती है सामाजिक सम्मान में, भावों की स्पष्ट अभिव्यक्ति करने के लिए, व्यक्तित्व का मूल्यांकन है उसको करने के लिए, या फिर उपरोक्त सभी। तो विद्यार्थियों की समृद्ध भाषा की बात कर रहे, समाज में सम्मान के लिए नहीं बल्कि व्यक्तित्व मूल्यांकन का हमें करना है, तो इसके अंदर हम इसका प्रयोग करेंगे। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37 है, भाषा साध्य है, व्याकरण साधन है, कथन के अनुसार व्याकरण शिक्षण व्यर्थ है, व्याकरण शिक्षण आवश्यकता अनुसार होना चाहिए, व्याकरण शिक्षण अनिवार्य है। एक व दोनों सही है। तो साधन है, व्याकरण शिक्षण व्यर्थ है, व्याकरण का शिक्षण एक प्रकार से भाषा एक साध्य है, बिल्कुल सही है। और व्याकरण एक प्रकार से क्या है, व्याकरण हम साधन के रूप में प्रयोग करते हैं। व्याकरण शिक्षण आवश्यकता अनुसार होना चाहिए, व्याकरण शिक्षण अनिवार्य है। तो व्याकरण शिक्षण आवश्यकता अनुसार होना चाहिए और व्याकरण अनिवार्य है। तो देखिए, व्याकरण का है वो अनिवार्य रूप से होना चाहिए और व्याकरण शिक्षण एक व्यर्थ नहीं हो सकता, तो इस प्रकार दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38 है, मुकेश अपनी कक्षा में विद्यार्थियों को व्याकरण के नियमों से परिचित कराने के लिए वर्ग यानी वर्ग पहेली का प्रयोग करता है। वह किसका प्रयोग कर रहा है, निगमन विधि का, समवाय विधि का, खेल विधि का या पुस्तक विधि का। तो किस विधि का प्रयोग कर रहा है, वह खेल विधि का प्रयोग है, वो कर रहा है। पहेली के रूप में हम खेलने के माध्यम से ऐसे हम गोल घेरा बना करके अलग पहेलियाँ है बनाते हुए चलेंगे, तो वह खेल विधि के माध्यम से होता है। तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 39 है, मैंने चाट खाई और मैंने हंसी। शर्मिला या भाषा प्रयोग मुख्यतः किस ओर संकेत करती है, व्याकरण के नियमों की जानकारी न होना, नियमों का अति सामान्यीकरण कर देना, भाषा प्रयोग में असावधानी, भाषा की समझ न होना। मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी, तो एक प्रकार से व्याकरणिक नियमों का उल्लंघन है, इन्होंने क्या है जानकारी नहीं है इनको, तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40 है, आप 7वीं कक्षा में बहुभाषिकता का प्रवेश निर्मित करने के लिए क्या करेंगे। आप करने के लिए आप विद्यार्थियों को अपनी भाषा में बोलने का अवसर प्रदान करेगी या उनकी भाषा की पाठ्य पुस्तक पढ़वाएंगी, या बहुभाषिकता कक्षा में बाधा उत्पन्न करती है इसलिए केवल हिंदी भाषा का पढ़ाने के लिए आप है वो कहेंगे। तो इसके अंदर हम ये तो गलत हो गया, तो इसके अंदर पूछा है विद्यार्थियों को अवसर प्रदान है वो करेंगे, तो पहला ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 41 है, हिंदी की कक्षा में प्राय हिंदीतर भाषी बच्चे अरुचि प्रदर्शित करते हैं क्योंकि उन्हें हिंदी सीखने के उपयोग नज़र नहीं आते हैं, अध्यापक उनकी भाषा संबंधी त्रुटियों को सहज स्वीकार नहीं करते हैं, या उन्हें अपनी भाषा के प्रति विशेष लगाव होता है, या उन्हें तुलनात्मक रूप से हिंदी बहुत है वो कठिन लगती है। तो उन्हें सीखने की मदद नहीं ये तो रखते हैं लेकिन तुलनात्मक रूप से है वो कठिन नज़र आती है, तो चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 42 है, भाषा विकास अपनी कक्षा में बच्चों को श्रुति लिखवाता है, लिखवाता है। वह श्रवण कौशल को विकसित कर रहा है, वह लेखन कौशल का विकास कर रहा है, वह वाचन कौशल का विकास कर रहा है, वह श्रवण व लेखन कौशल दोनों का विकास कर रहा है, सुन भी रहा है और बच्चा लिख भी रहा है श्रुति लेख के अंदर, तो इस प्रकार चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 43 है, प्रश्न पत्र में आवश्यक है क्या चीज़ें वह जरूरी है, बच्चों की भाषा प्रयोग की क्षमता को जांचने के लिए निबंधात्मक प्रश्नों की अत्यधिक संख्या होनी चाहिए, या बच्चों के विषय संबंधी ज्ञान को जांचने के लिए अत्यधिक वस्तुनिष्ठ परीक्षण होना चाहिए। भव्यता में नहीं, ये क्या हो गया, टाइपिंग मिस्टेक है। अत्यधिक कठिन प्रश्नों को होना, सभी प्रकार के प्रश्नों का होना अनिवार्य है। तो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन, प्रश्न पत्र में क्या चीज़ें हैं वो जरूरी होती है, तो सभी प्रकार के प्रश्न हैं वो इसके अंदर अनिवार्य हैं, तो चौथा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 44 है,
सूरज दरवाज़ा सूरज के द्वारा बोलते समय शब्दों का देर तक खींच कर के उच्चारण करना संभावित कारण हो सकता है। वर्णों का ज्ञान न होना यह नहीं हो सकता। अन्य भाषाओं का अभाव यह भी नहीं हो सकता। क्षेत्रीय प्रभाव नहीं हो सकता। उनके स्वर तंत्र यानी उच्चारण के दोषों का उच्चारण दोष होना वेरी इंपॉर्टेंट होता है। तो उच्चारण दोष हो जाता है, उसमें बच्चे हैं वो अकला करके बोलते हैं, वह शब्दों का पूर्ण रूप से विकास नहीं होता है, बोल नहीं पाते। तो चौथा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 45 है, उपचारात्मक शिक्षण संबंधित अनुचित केचन है। उपचारात्मक शिक्षण केवल विद्यार्थियों के दोषों के शिक्षण करने के लिए सहायक होता है। उपचारात्मक शिक्षण सभी लाभान्वित होते हैं। उपचारात्मक शिक्षण विशेष कक्षाओं आयोजन की जा सकती है। उपचारात्मक शिक्षण निदानात्मक परीक्षण के आधारित होता है। अनुचित केचन पूछा है तो पहला ऑप्शन हो जाएगा, यह केवल विद्यार्थियों के दोषों के कारण का निरीक्षण करता है। ये ऑप्शन इसका हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा। अब हमें गद्यांश से प्रश्न है वो देने हैं। प्रश्न नंबर 46 है, जितना भी जोर से चीखे वाक्य में क्रिया है। जितने भी जोर से चीखे वाक्य में कितनी क्रियाएं हैं? द्विकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया या प्रेरणार्थक क्रिया। तो वाक्य के अंदर है वो अकर्मक क्रिया है वो है। तो दूसरा ऑप्शन इसके अंदर हो गया। प्रश्न नंबर 47 है, लेकिन उनके हिस्से में शब्द दिए जाते हैं। खालिस्तान वाक्य में रेखांकित किस शब्द के अर्थ की ओर संकेत है वो किया जा रहा है? वाक्य के अंदर शब्दों के अंत में है वो आते हैं। हिस्से के हम इनको कर देते हैं। भाषिक सामग्री की तरफ से, बड़बुलाने की तरफ से, बड़ बोलने की तरफ से, कभी न पूरे होने वाले वादों की तरफ से या अपमानजनक भाषा, तो इनमें कभी न पूरे होने वाले वादों की ओर है वो करता है। तो तीसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 48 है, राष्ट्रीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? राष्ट्रधन रिय, राष्ट्रधन य, राष्ट्रधन य, राष्ट्रीय धन य। तो राष्ट्रीय शब्द है, इसके अंदर कौन सा प्रत्यय है? राष्ट्रधन य है, राष्ट्रधन य, राष्ट्रधन य और राष्ट्रीय धन य। तो राष्ट्रधन य से राष्ट्रीय है, ई के बाद यह होता है तो र का ए बनता है। तो राष्ट्रीय शब्द के अंदर है वो कौन सा प्रत्यय है? राष्ट्र धन य राष्ट्रीय बनता है। तो दूसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 49 है, निम्न में से कौन सा शब्द है वह शुद्ध है? अक्षुण, सम्मान, समृद्धि, अन्याय और विधि। अन्याय विधि। तो इसके अंदर जो अशुद्ध शब्द है वो समृद्धि यह है वो अशुद्ध है। तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 50 है, अत्यंत का संधि विच्छेद होगा। अतिधन अंत, अतिधन अंत, अतिधन इंत, अतिधन अंत। तो अत्यंत शब्द उसका संधि विच्छेद अतिधन, अति है धन, अंधी अंत हो जाता है। धन हम प्लस को है वो हिंदी के अंदर प्लस को धन बोला जाता है। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 91 है, जंगल शब्द है पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, वयलिंग है? इनमें से कोई नहीं। जंगल शब्द है वो पुल्लिंग है। तो पहला ऑप्शन सही हो गया। प्रश्न नंबर 52 है, चिंता शब्द का बहुवचन रूप होगा। चिंताओं व दोनों, इनमें से कोई नहीं। चिंता शब्द के अंदर है वो चिंताएं भी होता है और चिंताओं भी होता है। तो तीसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 53 है, अब चिंता का विषय यह वाक्य है। यह किस प्रकार का वाक्य चिंता का विषय है? वर्तमान काल का, भूतकाल का, आसन भूतकाल का या भविष्य काल का? तो यह वर्तमान काल का चिंता का विषय है। तो वर्तमान काल का पहला ऑप्शन हो जाएगा। बेतहाशा शब्द का अर्थ क्या होता है? बहुत तेजी से, बिना डरे, अधिक इच्छा रखने वाला। इनमें से कोई नहीं। बेतहाशा है वो होता है बहुत तेजी से। पहला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 55 है, खालिस्तान पेड़ों की सहायता लेने का प्रयास कर रहे हैं। उक्त वाक्य भविष्य काल में परिवर्तित रूप होगा। पेड़ों की सहायता लेने का प्रयास करेंगे, भविष्य की बात कर रहा है। पेड़ों की सहायता लेने का प्रयास कर रहे थे, पेड़ों की सहायता लेने का प्रयास किया था। उन्मुक्त में से या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या है, इन्होंने हमें पूछा है कर रहे हैं तो करेंगे, अभी वर्तमान के अंदर तो भविष्य के अंदर तो पेड़ों की सहायता लेने का प्रयास करेंगे। तो यह हो जाएगा इसका पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 56 है, गीतेश केवल चोर ही नहीं है बल्कि झूठ भी है। यह वाक्य है सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है या इनमें से कोई नहीं? तो यह किस प्रकार का है? बल्कि है वो परंतु है, परंतु, बल्कि, किंतु और ये संयुक्त वाक्य के अंदर है बातें कि जिसकी जो ये सब है मिश्र वाक्य के अंदर आते हैं। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 57 है, किस
क्रमांक में मुहावरा है घोड़े पर सवार होना, जो गरजते हैं वे बरसते नहीं हैं, सो सवार सेवा करे सो मेवा पात है, थोता चना बाची घना। तो इसके अंदर मुहावरा है वो हमें पूछा गया है। तो मुहावरा पूछा है तो घोड़े पर सवार होना, तो पहला ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 58 है घर का जोगी जोगन आन गांव का सिद्ध लोकोक्ति का अर्थ है। लोकोक्ति का अर्थ है वो पूछा है कि घर का जोगी जोगन है, घर में जो व्यक्ति उसकी इज्जत नहीं होती, बाहर के गांव का सिद्ध हो गया। अजनबी आदमी की इज्जत होती है, अपने घर में इज्जत होती है, अपने घर गुणवान का सम्मान नहीं होता है। ढोंगी आदमी विदेश और अपना उल्लू आदमी विदेश में अपना उल्लू सिद्ध है वो करते हैं। तो अपने घर में गुणवान का सम्मान नहीं होता है, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन सही हो गया। प्रश्न नंबर 59 है छात्रों ने परिश्रम किया वे उत्तीर्ण हो गए, इस वाक्य में मिश्र वाक्य को रूपांतरित करना है। छात्रों ने परिश्रम किया और उत्तीर्ण हो गए, परिश्रम करने वाले छात्र उत्तीर्ण हो गए। जिन छात्रों ने परिश्रम किया वे उत्तीर्ण हो गए, छात्र परिश्रम करके उत्तीर्ण है वो हो गए। तो जिन छात्रों ने परिश्रम किया वे उत्तीर्ण हो गए, यह हो गया हमारा मिश्र वाक्य है। यह संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, संयुक्त वाक्य ये मिश्र वाक्य। तो तीसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 60 है किस वाक्य में उपयुक्त सूचक चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है। किसके अंदर सूचक चिन्ह का प्रयोग है वो नहीं हुआ है, वो हमें छांटना है। हर्ष सूचक चिन्ह का, शोक सूचक चिन्ह का, घृणा सूचक वाचक चिन्ह का, या योगी आदमी विदेशी अपना उल्लू सिद्ध करते हैं इसके अंदर। तो किसका है वो प्रयोग है वो नहीं हुआ है। क्या पूछा किस वाक्य में अनुपयुक्त सूचक चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है। अच्छा हर्ष सूचक चिन्ह का वाक्य के अंदर है, तो योगी आदमी विदेशी में अपना उल्लू सीधा करते हैं, चौथा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। अब हमें भाषा नंबर दूसरी संस्कृत से है वो 30 प्रश्न है वो करने हैं। प्रश्न नंबर 61 का है सतायति इत्यत्र लकार वर्तते। सतायति इसके अंदर लकार कौन सा है, लंग लकार, विधि लंग लकार, लुट लकार या लट लकार। लट लकार और एक लट लकार, इनमें से कौन सा है वो इत्यत्र सयाति के अंदर है वो है, तो लट लकार है पहले। इसका चौथा ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 62 है प्रतिवर्ष इत्यत्र समास है। प्रतिवर्ष के अंदर कौन सा समास, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है या बहुव्रीहि समास है। तो इसके अंदर कौन सा हो जाएगा, प्रतिवर्ष यानी प्रति आ रहा है तो अव्ययभाव समास है वो हो जाएगा। पहला ऑप्शन इसका राइट होगा। प्रश्न नंबर 63 है पुनश्च इत्यत्र कै संधि, यण संधि, श्रुत्व संधि या रुत्व संधि या पूर्वत्व संधि। तो इसके अंदर सत्व संधि है वो हो जाएगी, स का आगमन हो जाता है, तो दूसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 64 है विश्लेषण पद हमने इसके अंदर पुरुत्व संधि है हो जाएगी, क्या कर दिया इसमें 63 में है वो क्या है पुरुत्व संधि, पुनः के अंदर पुरुत्व संधि होती है। तो इसके अंदर 64 प्रश्न विश्लेषण पदम वर्तते विधे रोगे ही मानव जाति या आक्रांत। तो इसके अंदर विशेषण पद है वो विशेषण का मतलब जो विशेषता बताते हैं वो पद कौन सा है, तो मानव जाति है इसके अंदर सही हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन सही हो गया। प्रश्न नंबर 65 है विशेषण पद विधे मानव आक्रांत मानव जाति विधि विशेषण पद। अगला प्रश्न हमारा 65 है छेतुम इत्यत्र प्रत्यय अस्ति, तुमन प्रत्यय, तुम कत या कत्वा। छेतुम जो छेतुम है उसका क्या रहता है, तुमुन प्रत्यय जिसके अंदर तुमुन मुन शेष रहता है, तो पहला ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर हमें श्लोक से प्रश्न है, निम्नलिखित पद्यांश है इसके प्रश्न है वो देने 66 से 70 तक। 66 का प्रश्न है श्लोके अस्मिन है किम छंदम, इस श्लोक के अंदर कौन सा छंद है। आपको समय की अभावता के कारण मैंने कहा था कि आपको जो जितने भी छंद हैं उनको मैं आपको सिर्फ और सिर्फ वर्णों के माध्यम से वो याद करा दूंगा एक ही क्लास के अंदर, लेकिन समय का इतना अभाव है कि हम क्लास है वो नहीं ले पा रहे। बसंतलिका मालिनी द्रुत विलंबित अनुष्टम, तो इस श्लोक के अंदर है वो कौन सा छंद है, द्रुत विलंबित छंद है। तीसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 67 है शिखर स्तोपी अत्यतर संधि। शिखर स्तोपी दीर्घ संधि है, यण संधि है, रुत्व संधि है या अनुनासिक संधि है। तो इसके अंदर कौन सी संधि है, अनुनासिक संधि है। चौथा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर
68 है शिखरस्थ पदई समास है, शिखरस्थ पदय समास है। तृतीया तत्पुरुष समास, षष्टमी तत्पुरुष समास, सप्तमी तत्पुरुष समास या द्वितीया तत्पुरुष समास। शिखरस्थ पद के अंदर है वो कौन सा होता है? सप्तमी तत्पुरुष समास। तीसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 69 है आस्तित है इत्यत्र है प्रत्यय प्रकृति प्रत्योस्ति आंग स्ति आंग प्लस स्ति प्लस यत आ प्लस स्ति प्लस कत आंग प्लस स्ता प्लस यत या आंग स्ता प्लस कत। तो आस्तित है इसका सही प्रकृति प्रत्यय है वो हो जाएगा आधन आ प्लस स्ति प्लस कत। तो दूसरा ऑप्शन है इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 70 है आयामी इत्यत्र लकार वर्तते। आयामी के अंदर कौन सा लकार है? लट लकार है, लट लकार है या लोट लकार है या विधि लिंग लकार है? तो इसके अंदर कौन सा है? लट लकार हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 71 है कतिनाम वर्णनाम द्वे उच्चारणस्ताम स्तः एकादशानाम पंचनानाम दशानाम या द्वादशानाम। तो एक वर्णम उच्चारण के कितने होते हैं, कितने भेद होते हैं? उच्चारण के हमें पूछा है तो दशनम होते हैं, 10 होते हैं। तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 72 है अहम तदा अहसामी अस्य है वाच्य परिवर्तनम कुरुत। अहम तदा अस्मामी अस्य वाच्य, इस वाक्य को है वो परिवर्तित करना है। मया कदा हस्यते, मदे कदा हस्यते, मदा तदा हस्यते, मदा तदा हस्यते। इसके अंदर कौन सा है वो होता है? तो मदा तदा हस्यते। चौथा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 73 है राजा नौकर पर क्रोध करता है। अस्य संस्कृत अनुवाद वर्तते नृप भर्त्यायु कर दियते, नृपाय भ्रते क्रुदयति, नृपय भर्ते भर्त्ये क्रुदयति, नृपय भर्त्यम क्रुदयति। तो राजा नौकर के ऊपर क्रोध करता है। इसका संस्कृत के अंदर है नृपय है भर्त्यायु क्रुदयति हो जाएगा, यानी पहला ऑप्शन इसके अंदर राइट होगा। प्रश्न नंबर 74 है खालिस्तान जयते इति सुक्ति पूर्वम। सुक्ति को पूरा करना है। असत्यम एवं सत्यम, अमृतम सत्यम एवं सत्यम या क्रोध एवं। तो इसके अंदर सत्यम एवं जयते, सत्यमेव जयते हो जाता है। तीसरा ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 75 है अशुद्धम वाक्यम अस्ति। इसके अंदर अशुद्ध वाक्य कौन सा? ग्रामाद आयाति, नगराद आगच्छति, चौराद है विभेति, गिरणा पंक्ति। तो गिरणा पंक्ति है ये इसके अंदर हो जाएगा, अशुद्ध वाक्य है हो जाएगा। 75 में चौथा ऑप्शन है हो जाएगा। 76 नंबर का प्रश्न है बहुपद्यांश कंठस्थीकरण कश्याम परीक्षायाम उपचते। बहुविकल्पे कंठस्थीकरण वाले किसके अंदर आते हैं? त्याक्षरी परीक्षायाम, शलाका परीक्षायाम, वस्तुनिष्ठ परीक्षायाम या निबंध रूप परीक्षायाम। तो किसके अंदर बहुपद्यांशम कंठस्थीकरण है, कंठस्थीकरण से है वो इसके अंदर है वो आते हैं। तो अंत्याक्षरी परीक्षा के अंदर हमें कंठस्थीकरण है वो बहुत से पदों का कंठस्थीकरण करवाया जाता है। तो पहला ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 77 है कै सिद्धांता क्रियाशीलता सिद्धांत यति नामम ज्ञायते। किस सिद्धांत को क्रियाशीलता के नाम से है जाना जाता है? अनुपात से है, क्रम से च सिद्धांत, अभ्यास से सिद्धांत, बहुमुखी सिद्धांत या स्वाभाविकता का सिद्धांत। जो क्रियाशीलता का सिद्धांत है उसे हम अभ्यास से सिद्धांत है वो भी कहते हैं। तो दूसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 78 है हमने प्रश्न नंबर क्या है? क्रियाशीलता का सिद्धांत, स्वाभाविकता का सिद्धांत, अभ्यास के माध्यम से क्रियाशील रहता है बच्चा। तो ये सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 78 है पाठ्य पुस्तक निर्माणे आंतरिक पक्ष सिद्धांत भवती। पाठ्य पुस्तक निर्माण में आंतरिक पक्ष कौन सा सिद्धांत का होता है? रोचकता का सिद्धांत, सोद्देश्य का सिद्धांत, व्यवहारिकता का सिद्धांत, पूर्वोत्तर त्रय सिद्धांत। ऊपर दिए गए तीनों सिद्धांत तो रोचक होने चाहिए, सोद्देश्य होना चाहिए, उद्देश्यपूर्ण होने चाहिए और व्यवहारिक होनी चाहिए। ऊपर की सभी यानी चौथा ऑप्शन है पूर्वाक्ता त्रय स्थिति, ऊपर के तीनों सही है, चौथा ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 79 है लघु कंठस्थ लघु कंठे कंठस्य लघु काष्ठ कंठे खंडस्य व्यवहार कुत्र क्रियते। वस्तुनिष्ठ परीक्षायाम, शलाका परीक्षायाम, निबंध परीक्षायाम या अंत्याक्षरी
परीक्षायाम, तो किसके अंदर होता है? शलाका परीक्षा के अंदर लघु खंडों के माध्यम से हम सीखते हैं। दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 80 है ज्ञानात्मक क्षेत्र से परीक्षाणाम कुरुत शक्यते। ज्ञानात्मक क्षेत्र के अंदर परीक्षा का है वो निरीक्षण करते हैं। अध्ययनेन परीक्षाया भाषणेन पाठ्य पुस्तकेन, तो किसका है वो करते हैं हम? तो भाषणेन के माध्यम से हम करते हैं। तीसरा ऑप्शन इसके अंदर परीक्षा के माध्यम समझने में ज्ञानात्मक कौशल से परीक्षा, तो परीक्षा के अंदर है वो होता है। दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 81 है संस्कृत भाषा शिक्षण समय नगरस्य भौगोलिक स्थिति मऊ गंतुम कस्य अधिगम साधनम प्रयोगम कुरुतम शक्यते सकते, तो भौगोलिक स्थिति को हमें दर्शाना है, तो किस प्रकार का उपयोग करेंगे? मानचित्र का, रेखा चित्र का, श्यामपट्ट का या पत्रक्षय, तो किसका प्रयोग हम करेंगे? तो मानचित्र का प्रयोग है वो भौगोलिक स्थिति को दर्शाने के लिए हम इसका प्रयोग करेंगे। तो पहला ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 82 है छात्राणाम दैनिक कार्याणाम सर्वाणाम परीक्षाणाम च मूल्यांकनम भवेत। दैनिक कार्य करते समय सर्वांगीण विकास का किसका मूल्यांकन होना चाहिए? आंतरिक मूल्यांकन होता है, बाह्य मूल्यांकन होता है, सतत मूल्यांकन होता है या परीक्षय मूल्यांकन है वो होता है? तो सतत मूल्यांकन उनका होता है। तीसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 83 है संस्कृत भाषा शिक्षणे प्रथम मौखिक कार्य, संस्कृत भाषा शिक्षणे प्रथम मौखिक कार्य तत् लिखित कार्य च भवेत इत्यत्र में संस्कृत भाषा शिक्षण सिद्धांत का सबसे पहले मौखिक कार्य करेंगे, उसके बाद हम लिखित कार्य करेंगे। ये सिद्धांत क्या कहलाता है? सक्रियता का सिद्धांत, अनुपात क्रम से च सिद्धांत, सामयिक सिद्धांत, समय सिद्धांत या मौखिक कार्य सिद्धांत, तो किस प्रकार का सिद्धांत है वो कहलाएगा? अनुपात क्रियता का सिद्धांत है वो हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 84 उपचारात्मक शिक्षणेन किम भवति छात्राणाम त्रुटि निवारणम लेखकाशु निपुणम पठन से पुनः पुनः अभ्यास या सर्वे उपचारात्मक शिक्षण का है वो होता है। तो छात्रों की त्रुटियों का निवारण करना, लेखक निपुणता हासिल करता है, पठन को बार बार अभ्यास मिलता है, तो चारों ऑप्शन इसके अंदर है वो सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 85 है छात्राणाम सुलेख लेखन शैली अभिव्यक्ति च के प्रश्न ही परीक्षन्ते। लेकिन अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए किस प्रकार के प्रश्नों का है वो निर्माण करना चाहिए? वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का, अतिरिक्त अति लघुतरात्मक प्रश्नों का या लघुतरात्मक प्रश्नों का या निबंधात्मक प्रश्नों का? तो निबंधात्मक प्रश्नों का हम करेंगे, तो लेखन की अभिव्यक्ति है उसका कौशल का विकास है वो हो जाएगा। चौथा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 86 है के है अमूर्त वस्तु न है संकल्पना मूर्तिमती भवती पत्रे चित्रे दंडे या पुस्तकें, तो अमूर्त जो वस्तु है वो क्या होता है? चित्र होता है अमूर्त वस्तु, तो दूसरा ऑप्शन है इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 87 है प्रश्न पत्रे कति उद्देश्यानि सन्ति, प्रश्न पत्र के उद्देश्य कितने होते हैं? द्वि चत्वारि पंच है या त्रि, कितने उद्देश्यों को निर्धारित करते हुए प्रश्नों का है वो निर्माण है वो किया जाता है? तो 3 प्रश्नों त्रि होते हैं, त्रियाणी। चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 88 है कक्षा शिक्षणे छात्राणाम मुचारणाभ्यासम केन शिक्षणाधिगम साधनेन कुरुतम शक्यते। मानचित्रेण ध्वन्याभिलेखेन रेखाचित्रेण या पाठ्य पुस्तकेन, तो किसके माध्यम से है वो करेगा? ध्वन्याभिलेख के माध्यम से करेगा, तो दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 89 है भाषा शिक्षणे नियंत्रणम नाम, भाषा शिक्षण का नियंत्रण का नाम क्या है? यथार्थम निर्धार्यतुम व्याकरण से उपयोग है लक्ष्य भाषया निर्गलोपयोगम परिवीक्षिते भाषा शिक्षणम उपाध्यायनियंत्रण भाषा शिक्षण है, तो भाषा शिक्षण का नियंत्रण है वो कैसा होना चाहिए? उपाध्यायनियंत्रण भाषा शिक्षणम, तो चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 90 है संस्कृत भाषा शिक्षण का अंतिम प्रश्न है वो कर रहे हैं हम। शिक्षा संबंध है मूलभूताधिकाराः संविधानशयोनेन परिष्करणेन कार्यान्विति करति। संस्कृत यानी शिक्षा संबंध में मूलभूत अधिकार संविधान के अंदर है, किस प्रकार से परिणित करेंगे? संविधान से षण्वित में परिष्करणे संविधान षड
शितीत मेनेन परिष्करणेन या संविधान में त्रिविन वितित परिष्करण संविधान से त्रैशिति मेन परिष्करणेन। तो संविधान के अंदर मूल अधिकार संविधान के अंदर कितने हैं वो दिए गए हैं। संविधान में 6 मूल अधिकार दिए गए, 6 मूल अधिकार हैं। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इस प्रकार हमने आज है वो 14 नंबर का मॉडल पेपर है वो कर लिया। इससे पहले मॉडल पेपर यानी 13 नंबर में हमने विद्यार्थियों के द्वारा कहे अनुसार हमने शिक्षा शास्त्र के यानी शिक्षण विधियों के शिक्षण है वो शास्त्र के प्रश्न है वो हिंदी और संस्कृत के टोटल 60 प्रश्न यानी एक भी प्रश्न हमने इनकी भाषा से वो नहीं लिया था। तो इस प्रकार हमने आज है वो 14 नंबर की मॉडल पेपर की है वो विस्तार पूर्वक से गहराई से व्याख्या है वो कर ली है। आगे के मॉडल पेपर यानी 15 नंबर का मॉडल पेपर हम अगली कक्षा में है वो चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।